हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 बजाज डोमिनार 250। जी हां दोस्तों, काफी सारी अपडेट बाइक में हो चुकी है और वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की जो रिव्यू है, डिटेल रिव्यू, वो मैं शेयर करूंगा। क्या यहाँ पर आपको चेंज देखने को मिलेगी, कितना ज्यादा आपको प्राइस पे करना होगा, क्या यहाँ पर आप लोगों को फीचर माइलेज स्पेसिफिकेशन देखने को मिलेगी, राइड करते वक्त आपको क्या एक्सपीरियंस बाइक दे सकती है, यही सारी चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को यही पता चल जाए कॉम्पिटिस के साथ अगर कंपेयर किया जाए इस बाइक को तो कितना ज्यादा 2023 में ये बाइक आप लोगों के लिए खरीदना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि मैं आप लोगों तक ये डिटेल रिव्यू पहुंचा सकूं। अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल आप शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और राइड पे जाने से पहले वॉक अराउंड में शेयर कर लूं आप लोगों के साथ ताकि बता सकूं यहाँ पर अपडेट क्या है। सबसे पहले की देख लीजिए, वेव की ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रही है, बाकी यहाँ पर आपको कोई चीज़ देखने में नहीं मिलेगी। इसको हम लोग यहाँ पर ऑन कर देते हैं। और हाँ, सबसे पहले और सबसे बड़ी अपडेट जो आप लोगों को बताना चाहूँगा, कंपनी ने धीरे धीरे करके डीटीएसआर टेक्नोलॉजी हटाना शुरू कर दिया है। मतलब ट्विन स्पार्क वाली जो टेक्नोलॉजी थी, आप देख सकते हैं पहले यहाँ पर उसकी ब्रांडिंग आया करती थी, जो कि अभी नहीं है। बाकी चलाते वक्त क्या इसमें कोई चेंजेस समझ में आती है आपको, मतलब परफॉर्मेंस से, वो मैं आगे राइड के दौरान आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो पहले डीटीएसआई थी, अभी नहीं है। फर्स्ट चेंज आपको ये मिलेगी। देन OBD2 अपडेट, मतलब OBD2 अपडेट की वजह से आप कह सकते हैं अंदर में इलेक्ट्रॉनिक्स चेंज हुई है ताकि परफॉर्मेंस को सही करा जा सके और यहाँ पर BS6 फेज 2 की जो एमिशन नॉर्म में इसको कंप्लाई करके इसको और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जा सके। देन अगर आप लोग देखते हैं तीसरी चेंज, तो वो है इसकी ये E20 कंप्लाइंट इंजन। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये E20 का मतलब क्या है, बहुत सारी वीडियो में मैंने कहा है, अगर 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल के साथ फ्लेक्स फ्यूल अगर इंडियन मार्केट में आ भी जाती है तो उसके साथ भी ये बाइक या फिर कह सकते हैं ये इंजन आराम से रन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, मैं कह दूं कोई भी E20 वाली इंजन जो है अभी की जो नॉर्मल पेट्रोल उसके साथ भी आराम से रन करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये तीन मैंने आप लोग को यहाँ पर अपडेट बता दिया। चौथा और सबसे बड़ा अपडेट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो हम लोगों ने सबसे ज्यादा चाहा था कि यहाँ पर कंसोल में चेंजेस है, वो भी कंपनी ने कर दिया। अब इसको एक बार ऑन करते हैं। आप देखिए काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें यहाँ पर आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी। बाकी एक चीज़ यहाँ पर देखिए ब्लिंक कर रही है, इसको अगर आप ये स्विच ऑन कर देते हैं किल स्विच, तो अब देखिए ये ब्लिंक करना बंद कर देगी। बाकी यहाँ पर आप देखिए गियर पोस्टर सेंसर ऐड हो चुकी है, टाइम आपको दिख रहा है, स्पीडो यहाँ पर आपको दिख रहा है, टैको भी आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। अब एक चीज़ है, मोड और सेट का तो बटन है, अगर आप मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो अभी डिस्टेंस टू एम्प्टी आ रही है। देन यहाँ पर देखिए पहले ओडो आ रही है। देन आप सेट का बटन अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पर देखिए इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी दिखा रही है। अगर आप दोबारा मोड का बटन इस्तेमाल करते हैं तो देखिए ट्रिप 1 दिखा रही है और सेट का बटन इस्तेमाल कीजिए, ट्रिप 1 का जो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस फ्यूल इकोनॉमी है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। देखिए देन अगर आप दोबारा इसका इस्तेमाल करते हैं तो ट्रिप 2 एंड देन इसकी जो एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है वो दिखा देगी। देन अगर आप दोबारा मोड बटन का इस्तेमाल करते हैं तो डिस्टेंस टू एम्प्टी दिखा देती है और साइड स्टैंड लगी हुई है, तो यहाँ पर साइड स्टैंड जो है वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो और यहाँ पर जो टैकोमीटर वगैरह है वो आप लोग को दिख रही है। और अगर आप इसकी यहाँ पर ये वाली जो यहाँ पर ये डिस्प्ले यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आप लोग को इंजन मैल फंक्शन लाइट, बजाज की लोगो और ABS का जो सेंसर है वो दिख रहा है। बार बार मैं अगर इसको ऑफ करके भी ऑन करूँ ना तो वो कूलेंट टेम्परेचर वगैरह अभी तक यहाँ पर नहीं दिख रहा। शायद अगर कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो तो शायद दिखे, लेकिन अभी के लिए ये नहीं दिख रही है। तो टोटल 4 जो बड़ी अपडेट है वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दिया है। और इस हिसाब से अगर मैं बताऊँ कि और क्या क्या चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल रही है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा, एक बार ऑफ करके ऑन करूँ तो जैसे आप ऑन कर रहे हैं यहाँ पर ये जो LED DRL वो आप लोग को जलती हुई दिख रही है। लेकिन इसकी जो फोकस है, अगर मैं इसकी इग्निशन को ऑन कर दूँ तो आप देख सकते हैं ये और ज़्यादा आपको मतलब और ज़्यादा ब्राइटर दिखेगी। और अगर आप इसकी हेडलैम्प ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग सा यहाँ पर स्विच है वो दिया गया। आप देखिए इसके जो हेडलैम्प है वो भी आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। बाकी अभी आप लोग यहाँ पर जो लो बीम में, हाई बीम में यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। चलिए इसको कर देते हैं बंद। और आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बनती है बाइक, तो उसके हिसाब से आप लोगों को ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है वो दी गई है। बाकी अभी भी आप एक चीज़ देख सकते हैं कि कंपनी ने कहा था कि यहाँ पर बहुत जल्द जो मतलब हैजार्ड लैंप है वो आएगी, लेकिन अभी तक कंपनी ने वो प्रोवाइड नहीं करी है। और अगर आप थोड़ी सी नीचे और चलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये चंकी सा 37 mm की ये जो USD फोक है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। और कंपनी के हिसाब से 135 mm का ट्रैवल मिलती है। बाकी सस्पेंशन की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी आगे मैं आप लोगों को राइड के दौरान बताऊंगा। टायर्स अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर 100/80 सेक्शन की टायर मिल रही है विद ब्यूटीफुल 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और सेफ्टी अगर आप लोग देख रहे हैं डुअल चैनल ABS पहले भी मिलती थी, अभी भी मिल रही है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर फ्रंट में इसकी ब्रेकिंग बताऊं तो आप देख सकते हैं 300 mm की बड़ी से आप लोगों को डिस्क मिल रही है, ABS का रिंग आपको दिख रहा है और बाइब्रेक की जो कैलिपर है वो देखिए वो भी यहाँ पर माउंटेड है। मतलब पूरी तरीके से इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करेंगे। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर पावर ऑफ द बाइक इंजन के बारे में बताऊं तो देखिए अभी तक पूरी तरीके से पता नहीं चल पाया है कि DTS हटने के बाद अभी इसकी क्या मतलब पावर फिगर्स है। लेकिन मैं बता दूं पहले आप लोगों को क्या मिला करता था, 248.77 cc DOHC ट्विन स्पार्क पहले मिला करता था, जो कि अभी नहीं है। फ्यूल इंजेक्शन पहले भी आती थी, अभी भी आ रही है। पावर फिगर्स पहले आपको 27
इसकी मैक्स पावर 23.5 न्यूटन मीटर की मैक्स जो टॉर्क है वो मिला करती थी। बाकी हाँ, अगर जैसे मुझे पता चलता है कि अगर कोई चेंजेस हुई है DTS से हटने की वजह से, तो वो मैं पिन कमेंट या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इंजन कॉल वगैरह देख रहे हैं तो ये काफ़ी तगड़ी क्वालिटी की है, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, ये फाइबर की है। और रियर में चलते हैं और इसकी जो यहाँ पर एग्जॉस्ट साउंड है वो सबसे पहले मैं आप लोगों को सुना दूँ। तो दोस्तों डुअल बैरल एग्जॉस्ट है, आवाज़ आप लोगों ने सुन लिया। वैसे बहुत ज़्यादा कोई चेंज आपको समझ में नहीं आने वाली है। और रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर तो 130/70 सेक्शन के टायर है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील और 230 mm की यहाँ पर आपको डिस्क मिल रही है और ABS का रिंग भी आपको मिल रहा है। बाकी बाइब्रेकी कैलिपर आपको रियर में भी देखने को मिल जाती है। और रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो डोमिनार की जो यहाँ पर टेल लैंप आया करती थी वही अभी भी मिल रही है। एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूँ, वो जो बैग बुक टांगने के लिए ना आप लोग को यहाँ पर स्ट्रिप मिलते हैं, बाकी वो अंदर है, मैं अभी आपको खोल के यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर लेडीज फुटरेस्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ आपको यहाँ पर ये जो साड़ी गार्ड है वही देखने को मिलेगा। ओपन चेन सिस्टम है तो थोड़ा सा मेंटेनेंस पर भी ध्यान देना होगा। साथ ही अगर मैं आप लोग को बताऊं रियर में ना आप लोग को यहाँ पर आप देख सकते हैं मल्टी स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पर जो सस्पेंशन है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में बिल्कुल मिल रही है, जो कि नाइट्रॉक्स की आती है। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर तो मेन स्टैंड तो नहीं है, साइड स्टैंड है। बाकी साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी है, जो आप लोग को मतलब एक्सीडेंट से काफ़ी हद तक राहत देती है। और मैं ये भी बता दूं, पहले भी आप लोग को 6 स्पीड गियर बॉक्स ही मिला करता था, अभी भी आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स ही मिल रही है। और अगर बाइक गिरती भी है ना साइड वाइज, भगवान ना करे कभी गिरी, लेकिन गिरती भी है तो क्रैचेस से डेंट लगने की जो पॉसिबिलिटी होती है ना बिकॉज ऑफ दिस स्क्रैच गार्ड बहुत ज़्यादा वो कम हो जाती है। ठीक है, बाकी काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। ये इंजन तो लिक्विड कूल है, वो मैंने आप लोग को यहाँ पर ऑलरेडी बताया हुआ है। और वही अगर मैं आप लोग को यहाँ पर इसके डायमेंशन के बारे में बताऊं तो सीट हाइट आप लोगों को 800 mm की मिलती है। मतलब अगर आपकी हाइट अराउंड 5'4" या 5'5" तक की है, मेरे ख्याल से मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुशनिंग वगैरह कितनी ज़्यादा कंफर्टेबल है आगे राइड के दौरान बात करेंगे। और वहीं अगर मैं आप लोग को यहाँ पर टैंक के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 13 लीटर मिल जाती है। मतलब आप माइलेज भी करीबन 30 से 32 किलोमीटर तक यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उससे भी ज़्यादा भी हो सकता है। अगर आपको ज़्यादा मिल रहा है तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। वही अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस बताऊँ तो 157 mm की मिलती है। और ओवरऑल अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो 180 किलोग्राम की वेट है। तो क्या ये चलाते वक्त समझ में आती है, क्या तकलीफें होती है, उसके बारे में हम लोग आगे राइड के दौरान बिल्कुल बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर पूरी तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया है कि क्या चेंजेस हुई है बाइक में, आप लोगों को क्या मिल रहा है। चलिए अब इसके राइड पर चलते हैं, देन मैं आप लोगों को कंक्लूजन में बताऊंगा कि अगर कंपैरिजन के साथ मतलब उसके साथ अगर आप कंपेयर करें तो कितना ज़्यादा सही होगा इस बाइक को खरीदना। और चलिए दोस्तों राइड रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट गियर में मैंने डाल दिया है। अब ये देखिए, ओह माय गॉड, 27 PS की पावर और 23.5 न्यूटन मीटर की टॉर्क। अब मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो आपको समझानी भी चाहिए और वो आपको समझा भी रही है, इस पर कोई दो राय नहीं है। इनिशियल एक्सेलरेशन बहुत सही है दोस्तों, 250 cc की बाइक में क्या ही कहना, जो अच्छा मिल सकता है आपको वही अच्छा यहाँ पर मिल रहा है। और ये एक चीज़ थी ना कि पहले आप लोग को यहाँ पर एक गियर पुशर सेंसर नहीं मिला करती थी, ठीक है, तो वो आप लोगों में से बहुत लोगों ने कंप्लेन किया था, तो वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। तो वो एक बहुत बढ़िया चीज़ कंपनी ने यहाँ पर डाल दिया है। और अगर मैं आप लोगों को राइडर पोजीशन के बारे में बताऊँ तो स्पोर्ट्स क्रूजर के हिसाब से अगर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, तो आप मतलब बहुत कम झुक रहे हैं। आपका हाथ देखिए, ये जो हैंडल बार है ना, ये आप लोगों को नॉर्मल हैंडल बार मिल रही है, लेकिन काफ़ी हद तक ना वो अगर आप क्लिप ऑन देखते हैं जिस तरीके की फील देती है, काफ़ी हद तक वो फील आ रही है। मतलब मैं ऊंचाई की बात कर रहा हूँ, अगर आप NS वगैरह चलाते हैं तो शायद आप समझ पाएंगे जो मैं बोल रहा हूँ। तो काफ़ी ऊंची आप लोगों को ये हैंडल बार मिल रही है, थोड़ा सा कम झुक रहे हैं। बाकी अगर आप फुटपेक देख रहे हैं तो वो थोड़ी सी आपको स्पोर्टियर साइड में मिलेगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा रियर फिटेड नहीं है, थोड़ी सी रियर फिटेड है। तो आप कह सकते हैं कि काफ़ी कंफर्टेबल आपको जो क्रूजिंग पोजीशन है वो मिल रहा है। बाकी हाँ, सीट की जहाँ तक बात है, मैं सेम चीज़ कहूँगा दोस्तों, जो मैं काफ़ी सारी बाइक बजाज की बाइकों में कहता हूँ कि नॉट हार्ड बट कंफर्टेबल है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं, लेकिन कंफर्टेबल है। ठीक है, लॉन्ग राइड्स के लिए बिल्कुल प्रेफरेबल है। चाहे राइडर सीट हो चाहे पिलियन सीट हो, आप लोगों को काफ़ी स्पेस भी मिल रही है। तो अगर आप मतलब लॉन्ग राइड्स के लिए इस बाइक को प्रेफर कर रहे हैं तो आप आराम से प्रेफर कर सकते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पीछे पकड़ के बैठने के लिए ग्रैब हैंडल भी दिया गया है, उस पर भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओवरऑल राइडर पोजीशन हो चाहे पिलियन कंफर्ट हो, आप लोगों को काफ़ी अच्छी मिल रही है। और वहीं अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ी सी इंजन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बताऊँ तो अब देखिए, कंपनी ने यहाँ पर DTS से हटा दिया है। बाकी मैं ये कह सकता हूँ दोस्तों कि बहुत ज़्यादा कोई यहाँ पर फर्क समझ में नहीं आ रहा DTS से हटने के बाद, ठीक है। बाकी अभी एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, वहाँ पर आप लोगों को पता चल जाएगा। और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लच के बारे में बताऊँ तो इट्स लाइट, बिकॉज आप लोग को असिस्ट और सिपर क्लच मिल रहा है, तो असिस्ट की वजह से जो क्लच एक्शन है वो लाइटर है। और अगर आप डाउन शिफ्ट भी कर रहे हैं तो अगर आप एग्रेसिव डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप रास्ते में चलाते वक्त हाई स्पीड पर है 110-120 तक अगर आप हैं और सामने कुछ आ जाती है, आपको मतलब डाउन शिफ्ट करना है, तो वहाँ पर क्या होती है, रियर टच स्किड कर जाती है, क्योंकि यहाँ पर सिपर क्लच दिया गया, तो वो जो पॉसिबिलिटी है स्लिप करने की वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो ये सारी चीज़ आपको इंजन में यहाँ पर मिल रही है, जो आप लोग अगर आप FZ में जाते हैं तो आपको नहीं मिलते। लेकिन अगर आप N250 F250 में जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलती है, जो पल्सर की बाइक आती है, ठीक है। तो अब इंजन के बारे में बात हो ही रही है, तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट गियर पर मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। 0
तो 60 आप लोगों ने देख लिया है। ओह माय गॉड, 0 to 60 इज लाइक इन मतलब नो टाइम। ओ हो दोस्तों, मैं कह सकता हूँ कि आप अगर DTSI से हट कर ये नॉर्मल वाली इंजन पर भी आ रहे हैं ना, तो आपको मतलब एक्सेलरेशन वगैरह से कोई तकलीफ आपको वैसे नहीं होनी चाहिए। मतलब मुझे तो यहाँ पर कोई डिफरेंस फील नहीं हो रही। जैसे पहले मतलब जो खींचती थी ना बाइक, उतनी ही तरीके से अभी भी खींच रही है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर मतलब वाइब्रेशन के बारे में बात करते हैं तो करीबन 90 तक जब आप जा रहे हैं ना, तो आपको वाइब्रेशन फील हो रही है। एक बात मैं कह दूँ, काफ़ी लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर पल्स मतलब यहाँ पर डोमिनार में काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन होती है। हाँ, ये वाइब्रेशन तब होगी अगर आप लोग सही गियर पे सही स्पीड नहीं ले रहे हैं। अगर आप लोग थर्ड गियर पर हैं और अगर आप लोग मतलब मान के चलिए आप 10 की स्पीड पर चला रहे हैं, 15 की स्पीड पर चला रहे हैं, तो आपको यहाँ पर फील होगी। अगर आप लोग सही, जैसे मैं फोर्थ गियर पे हूँ, 40 पे चला रहा हूँ, फिर भी मुझे थोड़ी सी फील हो रही है। ये अगर मैं 60-70 पे चले जाऊँ ना, तो मुझे यहाँ पर इतनी ज़्यादा ये वाइब्रेशन फील नहीं होगी। बाकी वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा फील नहीं, बस एक वाइब समझ में आती है, वो भी सही हो जाएगी अगर आप लोग सही स्पीड पर सही अगर आप लोग गियर पर चला रहे हैं। और वहीं अगर मैं वाइब्रेशन के मतलब वही अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ, तो दोस्तों मैंने आपको 100 तक खींच के दिखाया है ना, नो प्रॉब्लम विद स्टेबिलिटी। ये अराउंड मतलब 140-146 तक जा सकती है गाड़ी। तो मैंने अभी तक उसको टेस्ट नहीं किया 820 इंजन, बट मैंने पहले टेस्ट किया था तो करीबन 140-145 तक गई थी। तो तब भी आपको स्टेबिलिटी में कोई इशू समझ में नहीं आता है, ठीक है। और वही अगर मैं कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड बताऊं तो आप 90 तक भी जाइए, आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा कोई तकलीफ फील नहीं होती है। वाइब्रेशन भी बहुत ज़्यादा समझ में आपको तब भी नहीं आएगी, ठीक है। और हाँ, आप माइलेज की जहाँ तक बात है, अगर आप टॉप स्पीड पर जा रहे हैं, हाई स्पीड पर जा रहे हैं, तो थोड़ी सी घटती है, तो आप वहाँ पर भी अराउंड 25 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप लोगों को 30-32 तक की यहाँ पर जो माइलेज है वो भी इस गाड़ी में मिल जानी चाहिए। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग है वो भी टेस्ट कर लेते हैं। डुअल चैनल ABS है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रंट को टेस्ट करेंगे, देन रियर एंड देन दोनों को साथ में सब कुछ हम लोग स्पीड ऑफ 60 करेंगे। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रंट ब्रेक को, एंड ब्रेक अप्लाइड। बाकी मैं अपना यहाँ पर जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों कि ब्रेक ना यहाँ पर थोड़ी सी ये जो लिवर है थोड़ी सी सॉफ्ट साइड पे है, तो आप जितना ज़्यादा पुल करेंगे उतनी आपको अच्छी जो ब्रेक बाइट है, फीडबैक है, वो आपको मिलेगी। बाकी आप कह सकते हैं कि 300 mm के सामने जो बड़ी सी डिस्क है वो अपना काम काफ़ी बखूबी निभा रही है और काफ़ी तगड़ी आपको यहाँ पर ब्रेक बाइट वगैरह और फीडबैक वगैरह देखने में मिल जाती है। और चलिए अब यहाँ पर जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग अप्लाई करते हैं, सेम एट द स्पीड ऑफ 60 एंड ब्रेक अप्लाइड। नहीं, गाड़ी नहीं फिसली है। मैंने इसको एक्सट्रीम भी प्रेस किया था रियर जो ब्रेक है उसकी लीवर को, लेकिन फिर भी गाड़ी फिसली नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि मतलब देखिए यहाँ पर जैसे मैं हर मतलब बाइक में कहता हूँ, ठीक है, कि प्रोग्रेसिव तो है, लेकिन ये भी है कि मैंने एक्सट्रीम जब प्रेस किया तब ये फिसली भी नहीं है। 130 mm की टायर है पीछे में, लेकिन ये भी है कि चाहे वो फ्रंट हो चाहे वो रियर हो, मुझे ABS का जो इंट्रूशन है वो भी समझ में नहीं आया। तो काफ़ी बढ़िया बात बनती है, ठीक है। और चलिए अब दोनों ही जो ब्रेक है उसको काफ़ी सही तरीके से अप्लाई करते हैं, पहले रियर एंड देन फ्रंट, एंड ब्रेक अप्लाइड। ओह माय गॉड, ब्रूटली रोकती है दोस्तों ये। अगर आप पट से अगर आप फ्रंट ब्रेक को पूरा प्रेस कर देते हैं ना, तो मतलब गाड़ी शायद वहीं की वहीं रुक जाए। बहुत ज़्यादा ब्रूटली ये मतलब एक्टिव हो जाती है। तो ओवरऑल अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, तो क्योंकि डुअल चैनल ABS है, तो आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ब्रेकिंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलने वाला है। और दोस्तों अब इस बाइक की जो कॉर्नरिंग एबिलिटी है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। देखिए कितना ज़्यादा मैंने इसको बेंड किया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर डर नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये जो कमाल है ना, ये देखिए ये 2-3 चीज़ों के साथ आती है। एक तो इसकी जो चासी है उसमें से स्टिफनेस अच्छी मिल रही है, सामने में जो USD फोक है जो आप लोगों को 37 mm की मिल रही है, उससे आपको अच्छा यहाँ पर फीडबैक मिल रहा है। और रियर जो सस्पेंशन है वो भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर आपको फीडबैक दे रही है। तो मिला जुला के जो कॉर्नरिंग है ना उसमें भी आपको मज़ा आने वाला है। अब यहाँ पर ना थोड़ी सी बात करते हैं कि आप लोगों को सस्पेंशन कैसी मिल रही है। बाकी देखिए अगर मैं थोड़ी सी इसको यहाँ पर ऑफ रोड पर लेके चलूँ पूरे रास्ते से मैंने इसको अलग ही कर दिया है, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, मैं यही आपसे कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर ना थोड़ा बहुत गड्ढा भी है तो भी ये एब्जॉर्ब कर रही है, यही बात मुझे सही लग रही है। मतलब अगर आप देखिए काफ़ी तगड़ी मतलब इसकी जो पावर फिगर्स है काफ़ी तगड़ी है, आपको काफ़ी अच्छा एक्सेलरेशन भी दे रही है। तो कभी ना कभी अगर आप इसको मतलब लद्दाख वगैरह ट्रिप पे भी लेके जाने की अगर आप प्लान बना रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से आपको तकलीफ नहीं होगी। अच्छा खासा आपको मतलब जो मतलब सस्पेंशन है वो फीडबैक देखिए। मतलब अगर आप 15, 20, 25 किलोमीटर की स्पीड पर भी थोड़ा बहुत अगर आप खड्डे पर से भी गुजर रहे हैं ना, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं होगी। तो सही है। और अगर आप मतलब ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो चाहे फ्रंट हो चाहे रियर हो, आप लोगों को थोड़ी सी स्टिफर साइड पर ही महसूस होगी। बाकी पीछे करीबन 110 mm की ट्रैवल और सामने 135 mm की है। और जहाँ तक बात है वेट की दोस्तों, तो ये एक मेन पॉइंट है। मतलब जब आप ऐसा वगैरह कर रहे हैं ना, ये देखिए जब आप ये कर रहे हैं तो 180 किलोग्राम की वेट मतलब समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब इट्स लाइक मतलब मैं 110-20 किलोग्राम की बाइक चला रहा हूँ। तो
चलाते वक्त बाइक आपको बिल्कुल भी भारी महसूस नहीं होगी। अगर आप थोड़ा बहुत मतलब जैसे मैं भी देखिए 40 की स्पीड पर हूँ, 20-25 किलोमीटर की स्पीड पर भी ना अगर आप मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं या 10-15 किलोमीटर की स्पीड पर भी अगर आप टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं तो भी आपको वेट समझ में नहीं आएगी। लेकिन अगर आप स्टैंड स्टिल है और गाड़ी को आगे पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो अगर आप नए इस बाइक को यूज़ कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा वो भारी फील हो सकता है। हाँ, मैं ये जो बात है गांठ बांध लीजिए कि अगर आप थोड़ी दिन इसको यूज़ करेंगे ना तो इसका जो वेट है वो भी आप यूज टू हो जाएंगे। ठीक है, अगर हाँ पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल ये भारी लग सकती है। तो ये मैंने आपको अपना जो ट्रू या फिर कह सकते हैं ऑनेस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस था विद द वेट वो मैंने आपको बता दिया है। और वहीं अगर मैं आप लोग को ओवरऑल एक्सपीरियंस के बारे में बताऊँ, हैंडलिंग बताऊँ, तो ये जो आप पोजीशन देख रहे हैं पैर का, ये काफ़ी टक इन करके मैं बैठा हूँ। और एक बात है ना, ऐसा लग रहा है कि मैं गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, तो ये और ज़्यादा कंफर्टेबल है। हाथ मेरी थोड़ी सी ऊपर है तो ओवरऑल जो हैंडलिंग है ना वो बहुत सही बन जाता है। और वहीं अगर मैं ये रियर व्यू मिरर के बारे में बताऊँ तो काफ़ी बड़ी है, और जो रियर व्यू है वो आपको काफ़ी यहाँ पर बड़ी मतलब अच्छा खासा देखने को मिलता है, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। गेयर पोजिशन सेंसर है, तो अगर आप नए बाइक चलाना सीख रहे हैं तो भी आपको कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है। पिलियन कह लीजिए, आपकी खुद की सीट कह लीजिए, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, काफ़ी स्पेशियस है, काफ़ी कंफर्टेबल भी है। ओवरऑल जो मतलब हैंडलिंग है या फिर ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो राइडिंग एक्सपीरियंस है इस बाइक के साथ, वो आपको यहाँ पर काफ़ी मतलब अच्छी देखने को बिल्कुल मिलने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बाइक को पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन की ओर। देन देखते हैं कि यहाँ पर ये जो बाइक है आप लोगों के लिए खरीदना कितना ज़्यादा सही हो सकता है। और दोस्तों राइड के बाद हम लोग वहीं लौट कर आ चुके हैं जहाँ पर हम लोगों ने वीडियो की शुरुआत की थी। मुद्दे की बात करते हैं कि कितना ज़्यादा सही होगा ये बाइक खरीदना। देखिए दोस्तों, अगर कंपैरिजन की बात करें तो आप लोगों को पल्सर की N250 देखने को मिलेगी, F250 आ जाती है, देन FZ25 आती है। अब अगर आप इसको ड्यूक से कंपेयर करेंगे तो फेयर नहीं होगा, क्योंकि 50 से 60 हज़ार रुपये वहाँ पर आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, तो लाजमी है कि वहाँ पर चीज़ें आपको बेहतर ही मिलेगी। अगर आप इसको पल्सर N250 से कंपेयर कर रहे हैं, F250 से कंपेयर कर रहे हैं, तो हाँ लाजमी है कि उससे यहाँ पर अब 15-20 हज़ार रुपये तक का फ़र्क है। अगर आप देख रहे हैं तो किसी स्टेट में शायद वो 25 हज़ार भी हो सकती है, तो चीज़ें यहाँ पर आपको बेटर ही देखने को मिल रही है। बाकी वहाँ पर ऑयल कूल है, यहाँ पर ये लिक्विड कूल है। अब अगर आप FZ25 से कंपेयर कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राइस बता दूँ। यहाँ पर आप लोग करीबन 2,10,000 से 2,20,000 में आप लोगों को मिल जाएगी। मैं वेस्ट बंगाल की बात कर रहा हूँ। करीबन आप लोगों को 2,15,000 तक में मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर FZ से कंपेयर करते हैं तो आप कह सकते हैं कि करीबन 15 से 20 हज़ार रुपये तक का फ़र्क है वहाँ पर। लेकिन ये जो फ़र्क आप लोगों को दिख रही है ना, ये यहाँ पर वो समझ में भी आती है। USD यहाँ पर फोक मिल रहा है, यहाँ पर आपको बेटर यहाँ पर जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो मिल रहा है, असिस्टेंट सिपर क्लच आप लोग को मिल रहा है, बेहतर आप लोगों को यहाँ पर जो मतलब पावर फिगर्स है वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ पर लिक्विड कूल इंजन मिल रहा है, अभी तो यहाँ पर गियर पोजिशन सेंसर भी आ चुका है। तो इन सारी चीज़ों को मिला जुला कर अगर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, तो परफॉर्मेंस तो आप लोगों को अच्छी मिल ही रही है। बाकी फीचर्स वगैरह भी अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि असिस्टेंट सिपर क्लच, हाई स्पीड में अगर आप मतलब डाउन शिफ्ट वगैरह आप कर रहे हैं तो वो भी आपको बहुत ज़्यादा सेफ बनाती है हाई स्पीड पर। तो इन सारी चीज़ों की वजह से अगर आप देख रहे हैं तो अगर आप 15 से 20 हज़ार रुपये ज़्यादा डाल के ओवर FZ अगर आप इसको खरीद रहे हैं तो भी आप डिसीजन सही ही ले रहे हैं, क्योंकि लिक्विड कूल इंजन में जो कि थोड़ी सी ज़्यादा रिलायबल मानी जाती है व्हेन कंपेयर टू ऑयल कूल। लेकिन हाँ, FZ25 भी बहुत बढ़िया बाइक है। अगर आपकी बजट अराउंड 1 लाख मतलब 85 से 1,90,95 तक थी तो वो भी आप बिल्कुल खरीद सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2023 बजाज डोमिनार 250 E20 OBD2 मॉडल अपडेट के साथ। बाकी आप लोगों का क्या कहना है बिल्कुल नीचे आप कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी बिल्कुल बताइएगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो में एक नए बाइक के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।